न्यूज टुनाइट और आपके साथ मैं हूं शिल्पा। मोदी सरकार के 2 साल पूरा होने पर शेयर बाजार ने जबरदस्त सलामी दी है। शेयर बाजार आज 2016 के सबसे उच्चतम स्तर पर बंद हुआ। आज के कारोबार में निफ्टी 50 की मार्केट कैप में 75,000 करोड़ का इजाफा देखने को मिला। सेंसेक्स 486 अंक और निफ्टी 135 अंक की बढ़त के साथ बंद हुए। बाजार की तेजी में सबसे ज्यादा योगदान कैपिटल गुड्स इंडेक्स का रहा और कैपिटल गुड्स इंडेक्स में करीब 9% से ज्यादा की बढ़त के साथ बंद हुआ। बैंक, रियल्टी, पावर, ऑटो शेयर्स में भी जोरदार खरीदारी देखने को मिली। बीएसई के सभी इंडेक्स हरे निशान में बंद हुए। तो चलिए आपको दिखाते हैं कि मोदी सरकार के चुनाव जीतने के बाद 2 साल में शेयर बाजार में कितना उछाल आया है। सेंसेक्स की अगर बात की जाए 15 मई 2014 पे 23,905 अंक पर था और उसके ठीक 2 साल बाद टिल डेट 26 मई 2016 को 26,367 अंक पर है। तो जबरदस्त उछाल कहा जा सकता है सेंसेक्स में। अब बात करते हैं निफ्टी की, जो 7,123 के स्तर पर था 15 मई 2014 और उसके बाद 2 साल 26 मई 2016 8,070 अंक पर पहुंच चुका है। तो इस तरीके से शेयर बाजार ने किस तरीके से रिस्पॉन्ड किया है मोदी सरकार के 2 साल पर, और मोदी सरकार के 2 साल पूरा होने पर शेयर बाजार के दिग्गजों का क्या कहना है, ये भी सुनिए। देखिए साहब, जब मोदी सरकार आई थी तो हम बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेंट हो गए थे। अपन अब रियलाइज़ होता है कि हिंदुस्तान में कोई भी चीज़ बदलना मुश्किल है, लेकिन जो काम सरकार कर रही है बहुत अच्छा कर रही है। इसका इफेक्ट आने के लिए थोड़ा टाइम लगेगा। मोदी जी को भी थोड़ा टाइम लगा दिल्ली को कैसे हैंडल करने का, सीखने का। I am very bullish. I think they have done good, and the effect of that good will become very prevalent in the days to come. अभी कैपिटल गेन्स का इतना खराब झगड़ा था। हर एसएससी पे कैपिटल गेन ठोक देते थे कि भाई आपका कैपिटल गेन नहीं है, बिजनेस इनकम है। उन्होंने झगड़ा खत्म किया ना। इंडिया का एक पोटेंशियल है ना, जहां जहां पे रोड ब्लॉक्स थे, तो देखिए रोड सेक्टर में कितनी सारी चीजें अटकी हुई थी 3 साल के पहले। अभी अपन देख रहे हैं कि ये सरकार ने आके काफी सारा क्लीन अप कर दिया इन रेगुलेशन ऑल्सो। कोल सेक्टर में प्रोडक्शन अटका हुआ था बिकॉज इन्वायरमेंटल क्लियरेंस नहीं मिल रही थी। तो ये सब चीज़ों को लेके वो लोग काफ़ी एंथुजियास्टिक हैं। अभी सबको लगता है जीएसटी पास नहीं हुआ। अरे ये कंट्री बिना जीएसटी के भी 60-65 साल से चल ही रहा है ना। और हम ये भी देख रहे हैं कि ओवरऑल कैसे वो ही इज रीचिंग आउट टू द कॉमन मैन, एट द सेम टाइम रीचिंग आउट टू द इंडस्ट्री। मुझे लगता है कि ओवरऑल जो कुछ भी हो रहा है in terms of the expectations in the market and the index movement, लेकिन अभी मुझे लगता है अभी तो सिर्फ ये एक झलक थी, लेकिन अभी the best is yet to come। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एनडीए सरकार के 2 साल पूरा होने के मौके पर वॉल स्ट्रीट जर्नल को इंटरव्यू दिया, जिसमें उन्होंने ये कहा कि डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में देश आगे बढ़ रहा है। प्रधानमंत्री ने कहा कि डिफेंस इंपोर्ट घटाने के लिए देश में डिफेंस इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरिंग पर सरकार का जोर रहेगा। पीएम ने कहा कि अमेरिका यात्रा के बाद से उनकी अच्छी दोस्ती हुई है और सरकार ने पाकिस्तान के साथ रिश्ते सुधारने के लिए कदम उठाए हैं। Couple of weeks you'll be visiting President Obama. The US, given what's going on, especially in this region, the US is very keen for India to play an even stronger role. Is India going to play an even larger role, perhaps in the military sphere, with the United States as China becomes more powerful in the region? एक तो मेरा अमेरिका जाने का जो अवसर बना है, वो प्रेसिडेंट ओबामा ने मुझे मार्च महीने में इन्विटेशन भेजा था, और बाद में जब मैं न्यूक्लियर सिक्योरिटी समिट में गया तो उन्होंने व्यक्तिगत रूप से भी बड़ा आग्रह किया था, और मेरे आग्रह पर वो भारत में दोबारा आए थे। तो एक स्वाभाविक मेरा भी दायित्व बनता है, और हम दोनों के बीच में दोस्ती भी ऐसी है कि एक दूसरे पर बड़े हक से हम बात करते हैं। दूसरी मेरे लिए बड़े गर्व की बात है कि यूएस कांग्रेस ने जॉइंट सेशन को संबोधित करने के लिए मुझे बुलाया है। अमेरिकन जनता के साथ मुझे संवाद करने का एक प्रकार से अवसर मिल रहा है, तो उसका एक बहुत महत्व है। एज फार एज डिफेंस इज कंसर्न, जरूर भारत डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग में आगे बढ़ना चाहता है, क्योंकि हमारा बहुत बड़ा इंपोर्ट डिफेंस का बाहर का है। 2 साल कितने बदलाव आए हैं इस 2 साल में, ये बता रहे हैं हमारे सहयोगी गौरव अग्रवाल।
कुछ आंकड़ों पर नजर डालिए। 2 साल पहले और आज की तस्वीर में कितना फर्क है। 2 साल पहले क्या था अर्थव्यवस्था के हालात और आज क्या है। सबसे पहले जीडीपी की बात करें तो 2014 में मार्च की हम बात कर रहे हैं, फिस्कल टू फिस्कल बात कर रहे हैं, तो 6.6% जीडीपी ग्रोथ रेट थी, जो बढ़कर मार्च 2016 में 7.6% हो गई। इसके बाद अगर आगे बात करें जीडीपी के अलावा महंगाई की, तो मार्च 2016 में 9.5% के आसपास 2014 में महंगाई थी, जो 5% से कम है मार्च 2016 के आंकड़ों पर अगर नजर डालें। तो कार बिक्री के आंकड़े देखें तो माइनस नेगेटिव में चल रही थी ग्रोथ रेट कार बिक्री की 2014 में, जो मार्च 2016 में बढ़कर 7% से ऊपर चली गई। इसके अलावा अगर हम बात करें इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन की, तो यह भी नेगेटिव में था मार्च 2014 में, जो मार्च 2016 में 2.5% के आसपास रहा। इसके अलावा कुछ और आंकड़े देखे जिससे अर्थव्यवस्था की हम नब्ज टटोलने की कोशिश करें, तो एक्सपोर्ट 4% के आसपास था 2014 में, जो 2016 में बहुत ज्यादा घट गया, 16% के आसपास नेगेटिव में इस वक्त एक्सपोर्ट है, जो कि बहुत चिंता का कारण है मोदी सरकार के लिए। हालांकि वो ग्लोबल कारणों को इसका हवाला देते हैं। तो सरकार की उपलब्धियों का बखान करने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सहारनपुर में एक रैली को संबोधित किया और वहीं उन्होंने विपक्षियों को भी आड़े हाथों लिया। सरकार के 2 साल पूरे होने के मौके पर यूपी के सहारनपुर की रैली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विपक्ष पर हमला करते हुए कहा कि देश तो बदल रहा है, लेकिन कुछ लोगों का दिमाग नहीं बदल रहा है। यह देश बदल रहा है, लेकिन कुछ लोगों का दिमाग नहीं बदल रहा। विकास पर्व महारैली में पीएम मोदी ने ऐलान किया कि डॉक्टरों की रिटायरमेंट की उम्र अब 60 और 62 की जगह 65 साल की होगी। इसी सप्ताह हमारी सरकार की कैबिनेट निर्णय करेगी और उसके बाद अब डॉक्टरों की रिटायर होने की एज 60-62 के बजाय राज्य हो या भारत सरकार हो, सबके लिए 65 उम्र कर दी जाएगी। सहारनपुर की रैली में प्रधानमंत्री मोदी ने 2022 तक किसानों की आय दोगुनी करने और 5 करोड़ परिवारों को गैस कनेक्शन देने की भी बात कही। और सरकार के 2 साल पूरा होने का जश्न मना रही मोदी सरकार पर कांग्रेस ने जोरदार हमला बोला। बीजेपी ने भी पलटवार किया है। कांग्रेस के 4 दिग्गजों कपिल सिब्बल, मल्लिकार्जुन खड़गे, गुलाम नबी आजाद और रणदीप सुरजेवाला ने वीडियो जारी कर मोदी सरकार को हर मोर्चे पर नाकाम बताया। इनकी फॉरेन पॉलिसी क्या है? हिंदी गाना आपने सुना होगा, कभी खुशी कभी गम। रुपया है ना, वो वेंटिलेटर पे है, तो 56 इंच की छाती और 58 इंच का रुपया, कहां गई वो छाती और कहां गया रुपया? भारतीय जनता पार्टी कैपिटलिस्ट की पार्टी है और बड़े बड़े कैपिटलिस्ट के सामने जब कुछ हजार की करप्शन होती है, 1000 करोड़ की, उसको वो छोटी मानते हैं। लच्छेदार भाषण, बड़बोली बातें, अहंकार का व्यवहार, मदमस्त चाल, दलितों पर वार, युवाओं को दबाना और न जाने इतनी कितनी और बातें हैं जिनके बारे में आपसे हमने पत्रकार गोष्ठी में व्याख्या की। मल्लिकार्जुन खड़गे ने भी सरकार पर हमले के लिए शायरी का इस्तेमाल किया। या रब, वो न समझे हैं न समझेंगे मेरी बात, दे और दिल उनको जो न दे मुझको जवा। और बीजेपी की ओर से केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री ने कांग्रेस पर पलटवार किया। हम तो डूबे सनम पर तुम्हें ले डूबेंगे, ये उनकी फिलॉसफी है। वो कुछ कर नहीं सके तो तुमने भी कुछ किया नहीं। ये पहली सरकार है जिस पर भ्रष्टाचार का कोई आरोप नहीं है। भ्रष्टाचार मुक्त शासन दिया है, देश का पॉजिटिव माहौल हो गया है। और डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका में रिपब्लिकन पार्टी की ओर से राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार होंगे। डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका में रिपब्लिकन पार्टी की ओर से राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार होंगे। हालांकि उनके नाम का औपचारिक ऐलान पार्टी कन्वेंशन में होगा। डोनाल्ड ट्रंप ने अमेरिका में रिपब्लिकन पार्टी के उम्मीदवार बनने के लिए डेलीगेट्स के जरूरी आंकड़े जुटा लिए हैं। ट्रंप को रिपब्लिकन पार्टी का उम्मीदवार बनाने के लिए 1227 डेलीगेट्स का समर्थन चाहिए था और वो 1238 डेलीगेट्स के आंकड़ों तक पहुंच चुके हैं। तो बीजेपी नेता सुब्रमण्यम स्वामी ने एक बार फिर आरबीआई गवर्नर रघुराम राजन पर निशाना साधा। स्वामी ने आरबीआई गवर्नर राजन पर 6 नए आरोप लगाए और पीएम मोदी से उन्हें तत्काल बर्खास्त करने की मांग की है। स्वामी ने आरोप लगाया कि एसएमई सेक्टर को नुकसान पहुंचाने के लिए राजन ने जानबूझकर ब्याज दरें बढ़ाई। स्वामी का आरोप है कि देश में शरिया बैंकिंग की मनाही है, लेकिन राजन इसको अनुमति देने के पक्ष में है। स्वामी का यह भी आरोप है कि राजन के पास अमेरिकी ग्रीन कार्ड है और वो
साल में एक बार इसके रिन्यूअल के लिए अमेरिका जाते हैं। स्वामी का यह भी कहना है कि राजन पूरी दुनिया में भारत की महत्वपूर्ण सूचनाओं को लीक करते हैं। उन्होंने ये भी आरोप लगाया कि सरकार में महत्वपूर्ण पद पर होते हुए भी बीजेपी सरकार को बदनाम करने का कोई मौका नहीं छोड़ते। स्वामी ने उदाहरण दिया कि राजन ने इंटॉलरेंस का मुद्दा उठाया था। हालांकि कल बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह ने साफ कर दिया था कि राजन पर सुब्रमण्यम स्वामी का बयान बीजेपी का आधिकारिक बयान नहीं है। तो बीजेपी नेता सुब्रमण्यम स्वामी से खास बातचीत की हमारे संवाददाता आलोक प्रियदर्शी ने। आरबीआई गवर्नर रघुराम राजन के खिलाफ मोर्चा खोले बीजेपी के वरिष्ठ नेता डॉक्टर सुब्रमण्यम स्वामी ने आज फिर प्रधानमंत्री को चिट्ठी लिखी है। सर, 15 दिनों के अंदर दूसरी चिट्ठी और 6 चार्जशीट आरोप हैं। क्या आरोप हैं और 6 चार्जशीट जो आपने लगाए हैं उसके क्या जिस्ट है सर? नहीं, मैं चिट्ठी दे दूंगा आपको, आप उसमें देख लीजिए। पर मूल बात यह है कि ये इसने जानबूझकर, जिसको थोड़ा भी हाई स्कूल की ज्ञान हो इकोनॉमिक्स में, वो ये जो ब्याज की जो दर बढ़ाई है वो नहीं करते। इससे क्या हुआ कि हमारी जो लघु उद्योग और जो मध्यम उद्योग है ये सब चौपट हो गए हैं और उनका ग्रोथ रेट नेगेटिव है और इस कारण से बेरोज़गारी बहुत बड़ी है। जो गांव के लोग हैं, जो इंडस्ट्रियल वर्कर्स हैं, जो सेमी स्किल्ड कहते हैं, इन लोगों को जो 10th क्लास पास वाले लोग हैं, इनकी नौकरी सब बर्बाद हो गई है। तो इसीलिए ये जानबूझकर किया। क्यों? कोई हो सकता है कोई अंतर्राष्ट्रीय षड्यंत्र के लिए काम कर रहे हैं, ये तो मैं नहीं जानता। बट दूसरा है कि हमारी जो सारे गुप्त वित्तीय समाचार हैं या डेटा है, उसको उसने अपने यूनिवर्सिटी के ईमेल में दुनिया भर भेजा। जो कोई भी उसको उनका यूनिवर्सिटी उसको डाउनलोड करता है, सर्वर तो वहीं है। भारत सरकार ने आईपीएल के पूर्व चेयरमैन ललित मोदी के प्रत्यर्पण की तैयारियां शुरू कर दी हैं। सरकार जल्दी ब्रिटेन को प्रत्यर्पण के लिए अनुरोध भेजेगी। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता विकास स्वरूप के मुताबिक मंत्रालय को ईडी की ओर से इस बारे में अनुरोध मिला है और उसकी कानूनी वैधता की जांच हो रही है। उन्होंने कहा कि इसे लेकर प्रक्रिया पूरी होने के साथ ही इसे ब्रिटेन को भेज दिया जाएगा। ईडी ने ललित मोदी के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग का मामला दर्ज किया और इस बारे में पूछताछ के लिए उन्हें भारत बुलाना चाहती है। विलफुल डिफॉल्टर्स पर आरबीआई के बाद सेबी ने भी सख्ती कर दी। सेबी ने विलफुल डिफॉल्टर्स पर कड़े नियम जारी किए, जिसके मुताबिक विलफुल डिफॉल्टर्स के सिक्योरिटीज मार्केट से पैसे जुटाने और बोर्ड में रहने पर रोक लगा दी गई। सेबी ने विलफुल डिफॉल्टर्स के म्यूचुअल फंड्स, ब्रोकरेज जैसे कारोबार पर भी रोक लगाई है। अब विलफुल डिफॉल्टर्स को किसी और लिस्टेड कंपनी के कंट्रोल का अधिकार नहीं होगा। विलफुल डिफॉल्टर के आईपीओ, डेट, एनसीडी से पैसे जुटाने पर भी रोक लगा दी गई। किसी टेकओवर की हालत में विलफुल डिफॉल्टर्स ऑफर ला सकेंगे और 25 मई से विलफुल डिफॉल्टर्स के नियम लागू माने जाएंगे। चौथी तिमाही में जेट एयरवेज के नतीजे अनुमान से मुताबिक रहे। क्रूड की कीमतों में आई गिरावट से जनवरी मार्च तिमाही में कंपनी का मुनाफा 397 करोड़ रुपए हो गया। पिछले साल इसी तिमाही में कंपनी को 1730 करोड़ रुपए का घाटा हुआ था। कंपनी की आय 5060 करोड़ रुपए से बढ़कर 5240 करोड़ रुपए हो गई। तो वहीं चौथी तिमाही में कंपनी की फ्यूल कॉस्ट में 25% की कमी देखने को मिली है। जनवरी मार्च तिमाही में कंपनी का एबिटा 816 करोड़ रुपए रहा। टेलीकॉम मंत्री रविशंकर प्रसाद ने जी बिजनेस के साथ एक्सक्लूसिव बातचीत में कहा कि एप्पल के लोकल आउटसोर्सिंग पर सरकार फैसला करेगी। रविशंकर प्रसाद ने कहा कि लोकल आउटसोर्सिंग जरूरी है और भारत में एप्पल का स्वागत है। रविशंकर प्रसाद से खास बातचीत की हमारे संवाददाता सीमन चंदा ने। एप्पल की आपने बात की तो एप्पल से जुड़ा एक सवाल, आपको लगता है कि जिस तरह से उनको मना कर दिया गया कि आपको लोकल आउटसोर्सिंग करनी करेगी और आप सेकंड हैंड फोन नहीं बेच सकते, इन्वेस्टमेंट देख रहे हैं एप्पल की तरफ? ये हमने कोई अभी FIPB का फैसला आया है, बाकी इस पर सरकार के द्वारा औपचारिक फैसला होगा। मेरा खाली कहना यह है कि लोकल आउटसोर्सिंग भी ज़रूरी है ताकि यहाँ के लोगों और यहाँ की कंपनियों को अवसर मिले। लोकल आउटसोर्सिंग में आप देखिए, ऑटो हब इतना बन गया ना भारत, तो मर्सिडीज बेंच यहाँ आते हैं तो लोकल एंसिलरी तो यहीं से करते हैं, उनकी कंपनियाँ आती हैं। तो भारत का मार्केट इतना बड़ा है, एप्पल का पूरा स्वागत है। मुझे लगता है कि भारत में सबों के लिए अच्छा मार्केट है। फिर कहूँगा, कम मेक इन इंडिया फॉर इंडिया एंड ऑल्सो एक्सपोर्ट आउटसाइड। सूत्रों के हवाले से खबर मिली कि रिलायंस जियो, रिलायंस कम्युनिकेशंस अब 7 सर्कल में स्पेक्ट्रम शेयर करेगी। इन सर्कल में रिलायंस जियो के पास 800 मेगाहर्ट्ज स्पेक्ट्रम नहीं था। रिलायंस जियो ने इन सर्कल में रिलायंस कम्युनिकेशंस के साथ 2.5 मेगाहर्ट्ज स्पेक्ट्रम की
ट्रेडिंग की थी। दोनों कंपनी अब 5 मेगाहर्ट्ज स्पेक्ट्रम का इस्तेमाल कर सकती हैं। दोनों कंपनियां अब इसी स्पेक्ट्रम का इस्तेमाल करते हुए 4G सेवाएं दे सकती हैं। जिन 7 सर्कल में स्पेक्ट्रम शेयरिंग हुई उनमें दिल्ली, महाराष्ट्र, कोलकाता, पश्चिम बंगाल, यूपी ईस्ट, केरल और पंजाब शामिल हैं। HTC ने आज भारतीय बाजार में नया फ्लैगशिप स्मार्टफोन HTC 10 लॉन्च किया। इस फोन में क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 820 SoC प्रोसेसर दिया गया। इस फोन के लुक्स में 4 चांद लगाता है। इसमें इस्तेमाल किया गया मेटल, ये फोन फुल मेटल बॉडी से बना है, जिसमें आपको मिलता है 12 मेगापिक्सल का रेयर और 5 मेगापिक्सल फ्रंट कैमरा, वो भी ऑटो फोकस सेल्फी शूट फीचर के साथ। ये फोन 32 GB और 64 GB में उपलब्ध है, जिसमें आपको फ्री मिलेगा आइजव्यू HTC 10 कवर। IIM अहमदाबाद के 18 छात्रों की कैंपस रिक्रूटमेंट के बाद उनकी ज्वाइनिंग 6 महीने टालने पर ई-कॉमर्स कंपनी फ्लिपकार्ट ने सफाई दी है कि एक मुश्किल फैसला है और कंपनी छात्रों की निराशा को समझ सकती है। फ्लिपकार्ट का कहना है कि कंपनी में रिस्ट्रक्चरिंग के कारण देरी हो रही है और अब जून 2016 की जगह दिसंबर 2016 तक छात्रों की ज्वाइनिंग की उम्मीद है। फ्लिपकार्ट का कहना है कि सभी नए रिक्रूट्स को 1.5 लाख रुपए का एडिशनल ज्वाइनिंग बोनस भी दिया जाएगा। गर्मी रिकॉर्ड तोड़ रही है अपना और इसका पूरा फायदा एसी और फ्रिज बनाने वाली कंपनीज को मिल रहा है। लगभग सभी कंपनियों की बिक्री पीक समर सीजन में डबल डिजिट में रही है। कई कंपनियों को अपना प्रोडक्शन बढ़ाना पड़ा। कई ट्रेडिशनल मार्केट में जहां पहले कम मांग रहती थी, वहां भी इस साल पारा चढ़ने से सेल्स ग्राफ बढ़ा है। तपती गर्मी ने सबके पसीने छुड़ा दिए हैं, लेकिन फ्रिज और एसी बनाने वाली कंपनियों के लिए ये बड़ी राहत का सीजन रहा है। इंडस्ट्री ट्रैकर एजेंसी GfK के मुताबिक इस साल मार्च और अप्रैल महीने में जोरदार बिक्री बढ़ी है। सभी कंपनियों की एसी बिक्री करीब 60% बढ़ी है, जबकि फ्रिज की बिक्री में 20% का इजाफा रहा है। वोल्टास की एसी सेल्स ग्रोथ 70% रही, जबकि LG की एसी बिक्री 55% और फ्रिज बिक्री 40% ज्यादा रही। वीडियोकॉन की एसी बिक्री में इस दौरान 35% से ज्यादा बढ़ोतरी रही, जबकि गोदरेज कंज्यूमर की एसी बिक्री पिछले साल के मुकाबले 50% ज्यादा रही। रेफ्रिजरेटर सेल्स भी 20 से 25% ज्यादा रही। भारी मांग से कंपनी को 20% तक प्रोडक्शन बढ़ाना पड़ा। एयर कंडीशनर्स जो है वो उसका डिमांड जो है 40 से 50% ज़्यादा है पिछले साल के मुताबिक, और रेफ्रिजरेटर के अगर हम बात करें तो करीबन 20 से 25% ज़्यादा है पिछले साल के मुताबिक। साउथ में बहुत अच्छी गर्मी है। इनफैक्ट बेंगलोर एक ऐसी जगह है जहाँ पे कभी एसी की ज़रूरत नहीं पड़ती थी, वहाँ भी एसी बहुत ज़्यादा बिके हैं। तमिलनाडु वगैरह में तो बिके ही बिके हैं। तो ओवरऑल आई थिंक ये साल एसी मैन्युफैक्चरर्स और रेफ्रिजरेटर मैन्युफैक्चरर्स के लिए काफ़ी अच्छा रहा है। तकरीबन 8 से 10% बढ़ी हैं कीमतें, और वो जो बढ़ी हैं वो कॉस्ट की वजह से बढ़ी हैं। कंज्यूमर अप्लायंस कंपनियों के लिए बीती दिवाली बिक्री के लिहाज से अच्छी नहीं थी, लेकिन इस बार गर्मी में जोरदार बिक्री से कंपनियों का हौसला बढ़ा है। मुमकिन है कि इसके आंकड़े इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन में भी दिखे। रिकॉर्ड तोड़ गर्मी की वजह से इस बार फ्रिज और एसी की जबरदस्त बिक्री हुई है और सबसे ज्यादा डिमांड दक्षिण भारत से आई है। अगर जून के महीने में भी गर्मी का प्रकोप जारी रहता है तो ये पूरी तिमाही कंज्यूमर अप्लायंस कंपनियों के लिए काफी शानदार रहेगी। कैमरा पर्सन श्रीनिवास के साथ अनुराग शाह, जी मीडिया, मुंबई। हरियाणा में जाटों को झटका लगा है। पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट ने जाट समेत 6 जातियों को आरक्षण देने के फैसले पर अंतरिम रोक लगा दी। जाट आरक्षण के फैसले पर हरियाणा सरकार को पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट से बड़ा झटका लगा है। जाट समेत 6 जातियों को आरक्षण देने के फैसले पर पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट ने अंतरिम रोक लगा दी है। साथ ही हरियाणा सरकार को नोटिस जारी कर जवाब भी मांगा है। मामले की अगली सुनवाई 21 जुलाई को होगी। 29 मार्च को हरियाणा विधानसभा में जाट आरक्षण बिल पास हुआ था, जिसमें जाट के अलावा जाट सिख, मुस्लिम जाट, रोड, बिश्नोई और त्यागी जाति के लिए आरक्षण का प्रावधान किया गया था। इन्हें शैक्षणिक संस्थाओं के अलावा क्लास 3 और 4 की नौकरियों में 10%, जबकि क्लास 1 और 2 की नौकरियों में 6% आरक्षण देने का फैसला हुआ था। तो मुंबई के पास डोंबिवली की एक केमिकल फैक्ट्री में आग लगने से 5 लोगों की मौत हो गई, जबकि 30 लोग घायल हुए हैं। कुछ लोगों के फंसे होने की आशंका है। राहत और बचाव का काम अभी भी जारी है। तो तस्वीरें भी आप देख रहे हैं। मुंबई के पास जो डोंबिवली इलाका है, वहाँ एक केमिकल फैक्ट्री में आग लग गई और इस वजह से फिलहाल 5 लोगों की मौत की खबर मिल रही है और बॉयलर फटने से दर्जनों कर्मचारी घायल हुए। 203 किलोमीटर इलाके की
इमारतों के शीशे तक टूट गए। तो फिलहाल न्यूज़ टुनाइट में इतना ही। दीजिए इजाजत, नमस्कार।